Now, in last lecture, I have told you to prepare the balance sheet and P&L format. I hope you all have prepared these formats. Now, इसके आगे बढ़ रहा हूँ मैं. अब मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ. I am starting my explanation on this topic. एक नया पेज ले लो and it should be a left hand side page only. Left hand side page ले लो. आज के लेक्चर में कौन से नोट्स टू अकाउंट्स बनाने वो डिस्कशन होएगा अपना. हाँ, लेफ्ट हैंड साइड पेज ले लो और ऑन द रेड लाइन राइट, गाइडलाइन नोट्स ऑन कंपनी फाइनल अकाउंट्स. Guideline notes on गाइडलाइन नोट्स ऑन कंपनी फाइनल अकाउंट्स. अभी फाइनल अकाउंट से तो क्या दिया रहेगा प्रॉब्लम है. हम लोग ने FIGC से फाइनल अकाउंट्स किया है. तो फाइनल अकाउंट्स में नंबर वन what will be given in the problem. What will be given in the problem? सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स में अपने को दिया रहता है टैली ट्रायल बैलेंस. तो हमको कंपनी फाइनल अकाउंट्स में भी टैली ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा. ये बेसिक रिक्वायरमेंट है फाइनल अकाउंट्स की. और सेकंड अपने को दिया रहेगा अदर इंफॉर्मेशंस. अदर इंफॉर्मेशंस इज नथिंग बट एडजस्टमेंट्स. अदर इंफॉर्मेशंस अदर इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट्स. मैं एज्यूम कर रहा हूं कि तुम लोग ने सारे फॉर्मेट्स बना लिए जो मैंने लास्ट लेक्चर में बोले थे, क्योंकि बिना फॉर्मेट्स के करोगे तो तुम्हारी बैंड बजने वाली है. यू विल नॉट अंडरस्टैंड. लिखो नंबर 2. What will be prepared? What will be prepared? क्वेश्चन मार्क. सबसे पहले अपने को बनाना है बैलेंस शीट एज ऑन, जिसका मैंने तुमको फॉर्मेट दे दिया. बैलेंस शीट एज ऑन लास्ट डेट ऑफ द ईयर, जिसका मैंने तुमको फॉर्मेट दे दिया. नंबर भी बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड. बैलेंस शीट एज ऑन लास्ट डेट बनता है और प्रॉफिट एंड लॉस तो फॉर द ईयर बनता है, अपने को मालूम ही है ये. और तीसरा बनेगा नोट्स टू अकाउंट्स, जो मैंने तुमको पहले से एडवांस में लिखवा दिया. नोट्स टू अकाउंट्स. अपन लोग बात करेंगे नोट्स टू अकाउंट्स की. बैलेंस शीट और P&L का तो फॉर्मेट दे दिया. ये नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनाना है और ये नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या आएगा. मैंने टोटल तुम लोगों को 19 नोट्स टू अकाउंट्स दिया हुआ है बैलेंस शीट का. अब मैं एक एक नोट्स टू अकाउंट्स का डिस्कशन करूंगा. तो मेरा डिस्कशन यहीं से चालू हो रहा है. मेरा डिस्कशन ये इधर से चालू हो रहा है. नोट्स टू अकाउंट्स का डिस्कशन चालू कर रहा हूं मैं. नोट्स टू अकाउंट्स.
चलो सबसे पहला नोट्स टू अकाउंट है नंबर 1 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए 10 लाइन रखवाया था, तुम लोगों को याद है? मैंने तुमसे 10 लाइन खाली रखवाया था। नंबर 1 शेयर कैपिटल। अब ये जो शेयर कैपिटल है इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी तुम लोगों को, और इसमें सबसे पहले तुमको इंफॉर्मेशन जो लिखनी है वो है ऑथराइज्ड की। ऑथराइज कैपिटल, सी ऑथराइज कैपिटल का मतलब है मैक्सिमम लिमिट, इससे ज्यादा शेयर्स कोई भी कंपनी इशू नहीं कर सकती। लेट्स सपोज कंपनी के पास है 1009% प्रेफरेंस शेयर्स, 1009% प्रेफरेंस शेयर्स of ₹100 each, 1009% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 each, ये हो गया 1 लाख। तो कंपनी के पास 1000 प्रेफरेंस शेयर्स है, कंपनी 1000 से ज्यादा इशू नहीं कर सकती। दूसरा कंपनी के पास है 10,000 इक्विटी शेयर्स, कंपनी के पास है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, ये भी हो गया 1 लाख। तो कंपनी के पास टोटल है ना इक्विटी और प्रेफरेंस मिला के 2 लाख रुपए के शेयर्स है, बस कंपनी इससे ज्यादा नहीं इश्यू कर सकती है। और ये ऑथराइज कैपिटल खाली इंफॉर्मेशन होती है, कभी भी ये टोटल में नहीं आती, तो इसको इधर ही क्लोज कर देने का, ये बैलेंस शीट के टोटल में नहीं आता है। हाँ, फिर अगले लाइन पे हेडिंग लिखना है इशूड एंड पेड अप। इशूड एंड पेड अप, अंडर इशूड एंड पेड अप ये 1000 प्रेफरेंस शेयर्स मैंने सारे इशू कर दिए और सबका पैसा भी आ गया। 1000,9% प्रेफरेंस शेयर्स of ₹100 each, of ₹100 each, कॉमा पूरा पैसा आ गया तो लिखने का फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप कितना हो गया? 1 लाख। अच्छा, ये जो प्रेफरेंस शेयर्स था ना, ये सारे प्रेफरेंस शेयर्स मैंने इश्यू किए थे, एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज की थी और उसके अगेंस्ट मैंने ये प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट किया। तो ये शेयर्स इशू किया था फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कभी भी अगर शेयर्स इशू करते फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश तो एक नोट लिखना पड़ता है। बोनस शेयर्स भी है ना, शेयर्स अदर देन कैश आता है, तो अगर बोनस शेयर्स भी इशू करोगे तो ये नोट लिखना पड़ेगा। सो मैं लिखूंगा ऑल दी अबाउट शेयर्स, और ये नोट 5 साल तक लिखना होता है, इनिशियल 5 ईयर्स, क्योंकि शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है कि कुछ भी अगर अपने को शेयर्स की हिस्ट्री देनी है ना, शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना है तो 5 साल तक दो, फिर हटा देना है। देखो ऑल दी अबाउट शेयर्स all the above shares are issued to vendors of plant and machinery, to vendors of plant and machinery, मत लिखो, to vendors for purchase of plant and machinery। सो प्लांट एंड मशीनरी के वेंडर्स को हम लोग ने परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के सामने पेमेंट किया, मतलब ये कैश में नहीं इशू है, सामने प्लांट एंड मशीनरी है। अच्छा, ये जो 10,000 इक्विटी शेयर्स है ना, ऑथराइज लिमिट तो 10,000 के, लेकिन हमने इसमें से अभी 9,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए।
9,000 equity shares of ₹10 each। अच्छा, यहाँ पे क्या लिख रखा है मैंने, फुल्ली पेड अप लिख के रखा हुआ, क्योंकि ये शेयर्स में कोई डिफॉल्ट नहीं है, ये फुल्ली पेड अप। लेकिन अब मैं वर्ड चेंज करूंगा, मैं बोलूंगा 9,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each फुल्ली कॉल्ड अप लिखूंगा। फुल्ली कॉल्ड अप। अच्छा, फुल्ली कॉल्ड अप तब लिखते हैं जब पूरा पैसा नहीं आता है। फुल्ली कॉल्ड अप कितना हो गया, 9,000 इंटू 10, 90,000। ये अपने को तब लिखना है जब ही कॉल्स इन अरियर्स है, अगर पूरा पैसा आ गया ना तो हम लोग फुल्ली पेड अप लिखते हैं, और अगर पूरा पैसा नहीं आया ना तो हम लोग फुल्ली कॉल्ड अप लिखते हैं, और इसके नीचे लिखते हैं लेस कॉल्स इन अरियर्स, लेस कॉल्स इन अरियर्स। और कॉल्स इन अरियर्स में बताना पड़ता है अपने को, लेस कॉल्स इन अरियर्स on 1,000 shares, on 1,000 shares, final call of ₹2 unpaid। That means 2,000 रुपया नहीं मिला, 2,000 नहीं मिला, $88,000 मिल गया, ये बाहर चला गया। और बस अब ये टोटल मार दो, ये जो टोटल है ये बैलेंस शीट में जाएगा शेयर कैपिटल के एंड में। $1,88,000। अरे पहला प्रॉब्लम करने के बाद ही तुम कंफर्टेबल हो जाओगे, तुम खाली शांति से अभी सीखते जाओ। अभी नेक्स्ट में डिस्कशन कर रहा हूं रिजर्व्स एंड सरप्लस का। रिजर्व्स एंड सरप्लस कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाते थे ना हम लोग, उसमें ओपनिंग बैलेंस लिखते थे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्रेडिट में लिखते थे, और डेबिट में ट्रांसफर टू रिजर्व्स और डिविडेंड पेड लिखते थे। बस वही पीएनएल अप्रोप्रिएशन पहले आएगा। नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सबसे पहले मैं लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन। ये मेरे को ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड से मिलेगा। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में पीएनएल अकाउंट रहेगा, ये वही है। उसके साथ हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये साल जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाएंगे ना, वो हम लोग ऐड कर देंगे, और वो ऐड करने के बाद में एक लाइन छोड़ोगे और माइनस एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस में 2 ही आइटम आएंगे तुम्हारे। अंडर एप्रोप्रिएशंस यू विल फाइंड 2 items। नंबर 1 इज ट्रांसफर टू रिजर्व्स। हम लोग अलग अलग रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हैं पैसा, और दूसरा आएगा डिविडेंड पे। और अगर इसके अलावा और कोई एप्रोप्रिएशन आइटम्स आएंगे तो वो भी हम लोग लिख देंगे। और यहाँ पे ये होने के बाद जो बचेगा वो क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस मैं तुमको बताता हूं ये किस तरीके से प्रेजेंट होएगा। ओपनिंग बैलेंस प्लस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आ गया बैलेंस, फिर ट्रांसफर टू रिजर्व्स, डिविडेंड पेड, ये माइनस हो जाएगा, और ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस। इसको हम लोग रिटेन अर्निंग्स भी बोलते हैं।
वी कॉल दिस एज रिटेन अर्निंग्स ऑल्सो। हाँ, इसके बाद में मैं दूसरे रिजर्व्स लिखूंगा, जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम है, कैपिटल रिजर्व्स है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स है, जनरल रिजर्व्स है। मैं बाकी रिजर्व्स भी लिखूंगा और वो सारे रिजर्व्स लिखने के बाद हम टोटल मार देंगे। और ये जो टोटल आएगा ये बैलेंस शीट में अपीयर होएगा एज रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल समझा दिया मैंने, रिजर्व्स एंड सरप्लस समझा दिया। अब जाओ लिखो नोट नंबर 3। तुम्हारा नोट नंबर 3 है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। आज के लेक्चर में सारे नोट समझा दूंगा और अगले लेक्चर में पहला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 4। मैं अलग से शीट दूंगा, पहले मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद में अपने टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम। पहले मैं टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स नहीं करूंगा। लिखो नंबर 3 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मैंने कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैं चाहिए तो तुमको पुराने मेरे लेक्चर्स दे सकता था, बट मेरे को टाइम लग रहा है, बट मैं पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इट टेक्स टाइम टू रिकॉर्ड। क्लास में लेक्चर लेना अलग होता है, रिकॉर्डिंग अलग होता है। आई एम टीचिंग वॉल्स, देयर इज नोबडी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। आई एम टीचिंग टू वॉल्स। तुमको तो लग रहा होगा मैं तुम्हारे से बात कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे जब भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोई है नहीं मेरे पास। सो इट टेक्स टाइम लगता है करने में, बट आई एम नॉट डूइंग एनी कॉम्प्रोमाइज बिकॉज I want to deliver the same thing जो मैं क्लास में आके तुमको देना। तो थोड़ा पेशेंस रखना प्लीज, हाइपर मत हो जाना कि टाइम लग रहा है। अल्टीमेटली तुम जब एग्जाम दोगे तब पता चलेगा तुमको क्या बेनिफिट हुआ है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अभी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आने वाला है सुन लो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म लोन है, बैंक लोन है। सो 10% डिवेंचर्स, 10% debentures, secured by ... फिर उसके बाद में बैंक लोन, secured by ... क्या लिखा है? सपोज डिबेंचर्स है secured by hypothecation of plant and machinery. बैंक लोन secured by floating charge on all assets. अरे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो दिया रहेगा, उसके बिना थोड़ी लोन मिलता है। डिबेंचर्स आर आल्सो यूजुअली सिक्योर्ड लोन, बैंक लोन सिक्योर्ड लोन्स होता है। तो बट लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म का मतलब है मोर देन 1 ईयर। अभी यही है बाइफरकेशन, 1 साल से ज्यादा का लोन है तो लॉन्ग टर्म, उससे कम है तो शॉर्ट टर्म। फिर उसके बाद में मैं लिखूंगा अनसिक्योर्ड लोन। कोई अगर लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड लोन्स भी होगा ना, अनसिक्योर्ड लोन, तुमको अनसिक्योर्ड लोन्स का एक एग्जांपल देता हूं ना, पब्लिक डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, अनसिक्योर्ड लोन्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। हम लोग जैसे बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट रखते हैं ना, वैसे लिमिटेड कंपनीज भी पब्लिक से फिक्स्ड डिपॉजिट लेती है। तुमको बैंक भी कभी भी सिक्योरिटी नहीं देता, तुम बैंक में 1 करोड़ का भी एफडी रख दो, कभी बैंक सिक्योरिटी देता है कि हमारा बैंक बंद हो गया तो तुमको तुम्हारा पैसा कैसे मिलेगा? दे नेवर गिव। सेम वे कंपनीज आल्सो, दे आल्सो डोंट गिव। तो ये प्योरली अनसिक्योर्ड लोन है ये, लेकिन लॉन्ग टर्म लोन है। लॉन्ग टर्म मतलब अगर तुमने मोर देन 1 ईयर का रखा है तो लॉन्ग टर्म है, लेस देन 1 ईयर है तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। तो ये अपना जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये टोटल जो आ गया ना, ये जाएगा बैलेंस शीट में, नोट नंबर 3 में, नोट नंबर 3 में जाएगा। बाद में मैं नोट्स दिखाऊंगा तुमको, एक बार तुम लिख लो। अरे तुमको देखना है तो देख लो, एक बार मैं बता ही देता हूँ ना। तुम लोग को शांति नहीं रहता है कुछ लोगों को, सर चल रहा क्या? ये देखो ये चल रहा है, ये समझा दिया, ये समझा दिया। शेयर वारंट, शेयर वारंट बाद में बात करेंगे। शेयर वारंट इसका नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बनाना है, ये 2 का बाद में डिस्कशन करेंगे।
हाँ, नंबर 3 ये समझा दिया। डिफर टैक्स का तो स्टैंडर्ड ही करा दिया, और प्रॉब्लम में आएगा तब वो करते जाएंगे। वैसे तो मैंने पूरा स्टैंडर्ड करवा दिया, डिफर टैक्स का ट्रीटमेंट बताया हुआ है, और ये प्रॉब्लम्स के साथ वापस से बताऊंगा। फिर ये आ गया अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, तो अभी अपन लोग जा रहे हैं अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज में। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स करा दिया, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, और फिर जाएंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। जब हाँ, नंबर 4 अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। अरे टेंशन मत लेना, पहला प्रॉब्लम करते ही कंफर्टेबल हो जाओगे, मैं बताता हूँ तुम्हें। सेकेंड क्वेश्चन से चलने लगेगा दिमाग। फाइनल अकाउंट्स इज ऑलवेज इजी। तुम लोग ने फाइनल अकाउंट्स किया था ना, FIJC में भी किया था, SYJC में, तभी भी इजी था, अभी भी इजी है, खाली प्रेजेंटेशन अलग और कुछ नहीं। अभी अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में ज्यादा कोई आइटम मिलेंगे नहीं, तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स में भी ये खाली रहने वाला है। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, अगर कोई क्रेडिटर्स 12 महीने से ज्यादा हो गया ना, 12 मंथ से अगर लंबा क्रेडिटर हो गया ना, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, तो वो इधर आ जाएगा। और कोई एग्जांपल्स मिलने नहीं है तुमको। नॉर्मली क्रेडिटर्स आर सेटल्ड विद इन अ ईयर्स टाइम, उनको हम लोग ट्रेड पेबल्स बोलते हैं, वो करंट लायबिलिटी होता है। लेकिन कोई क्रेडिटर अगर लॉन्ग टर्म हो गया ना, जैसे हायर परचेज में सेलर गुड्स बेचता है, उसका पैसा उसको 4 साल 5 साल में मिलता है, तो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स इधर आएगा, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। नंबर 5, तुम्हारे बैलेंस शीट में देखते जाना, बार बार तुम पेज पलट सकते हो, मेरे को स्क्रॉल करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है बार बार। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। नंबर 5 लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अभी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में तुमको एग्जांपल देता हूं। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज के लिए जो प्रोविडेंट फंड का होता है ना, ग्रेचुटी भी प्रोविजन ही होता है। ये सब लॉन्ग टर्म होता है और एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट पे मिलता है। सो लिखो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एक ग्रेचुटी लिख दो, अगर ग्रेचुटी आएगा तो वो भी इधर ही आएगा। ये सब क्या है, लमसम पेमेंट मिलता है ऑन रिटायरमेंट, तो उसका पहले से प्रोविजन करना पड़ता है। ऑल ऑफ अ सडन कोई रिटायर होगा तो उस दिन के इनकम से निकाल के थोड़ी देंगे, पहले से ही हम लोग प्रॉफिट से पैसा निकाल के प्रोविजन क्रिएट करते हैं, और एम्प्लॉयज के रिटायरमेंट पे हम लोग उनको पेमेंट करते हैं। हाँ, ये जाएगा नोट नंबर 5 में, बैलेंस शीट में सीधा ये टोटल जाएगा। नंबर 6, अब लॉन्ग टर्म प्रोविजन के बाद में आ गया नंबर 6 शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अरे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का मतलब है वो बोरोइंग्स जो तुम 1 साल के अंदर अंदर पे कर दोगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लेकिन तुम बोलोगे सर डिबेंचर्स हम लोग ने इश्यू किया था, हम लोग ने ना 5 इयर्स के लिए डिबेंचर का लोन लिया था, और अभी 4 साल निकल गया, अभी 1 साल बचा, तो क्या वो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। डिबेंचर 5 इयर्स का था तो वो लॉन्ग टर्म में ही रहेगा, लेकिन अभी 1 साल बाकी है, उसका रीपेमेंट का डेट आ गया ना, तो वो अदर करंट लायबिलिटी बन जाएगा, वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का मतलब बाय नेचर तुमने 1 साल के अंदर ही रीपेमेंट करने का ही लोन लिया 1 साल के अंदर रीपेमेंट कर देना। 5 साल का लोन लिया और लास्ट ईयर बचा, तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं बन जाएगा, वो अदर करंट लायबिलिटी बनेगा। सो डिबेंचर पहले 4 साल तक तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में रहेगा, और 5वें साल में वो अदर करंट लायबिलिटी में आ जाएगा, वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नहीं होगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का मतलब तो वही बोरिंग्स जो विद इन अ ईयर्स टाइम बाय नेचर पहले से ही मालूम है ये 1 साल के अंदर ही रीपे होगा। सो लिखोगे बैंक ओवरड्राफ्ट इज द बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि वो बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग लोन लेते रहते हैं और रीपे करते रहते हैं। शॉर्ट टर्म टेम्पररी लोन होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, और वो सिक्योर्ड होता है, तो उसके लिए जो सिक्योरिटी दे रखी है ना,
वो भी लिखना पड़ेगा, सिक्योर्ड बाय डॉट डॉट डॉट। दूसरा अदर, और भी कोई सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन जो 1 साल के अंदर पे करे, अदर सिक्योर्ड और अदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स, other secured or unsecured loans payable within years time, payable within years time, 1 साल के अंदर अंदर अगर पे कर रहे हैं। सो वो हो गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करने देना, पहले कंक्लूजन पे मत पहुंच जाना, सर डिफिकल्ट लग रहा है, हैवी लग रहा है। हैवी तो कुछ हैवी नहीं, नखरा मत करना। लेट मी स्टार्ट द प्रॉब्लम, यू विल फाइंड इट वेरी सिंपल। 7 क्वेश्चन में तो तुम लोगों को मजे से आने लग जाएगा, और फिर टेक्स्ट बुक के जो प्रॉब्लम करेंगे, 4 प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक में भी रखे मैंने, 3 या 4 क्वेश्चन रखे, वो तो तुम अपने आप से कर दोगे। हाँ, ट्रेड पेबल्स में 2 ही आइटम आएगा, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, बस। द मोमेंट यू फाइंड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, सीधा ट्रेड पेबल्स में जाके लिखना है। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल विल कम हियर। Will come under the head trade payables. Yellow. Creditors and bills payable will come here. Number 8, other current liabilities. Other current liabilities. अदर करंट लाइबिलिटीज, अभी अदर करंट लाइबिलिटीज में मैं बोलता हूं एनीथिंग पेबल अदर देन बिल्स पेबल, सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे एक पे, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आता है ना वो आएगा। और मैं बोलता हूँ ऑल पेबल्स अदर देन बिल्स पेबल विल कम। मैं एग्जांपल बताता हूँ, इनकम टैक्स पेबल, तुम्हारा इनकम टैक्स का डिमांड नोटिस आ गया है और तुमको पे करना है, इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, इनकम टैक्स पे करने की डेट आ गई, इनकम टैक्स पेबल, टीडीएस डिडक्ट करके रखा है, तो अभी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस डिडक्ट करके रखा है, तो टीडीएस पेबल आ गया। फिर उसके बाद में डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, 30 दिन के अंदर पे करना पड़ता, मालूम है, एक बार डिक्लेयर हो गया तो। सो डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल के बाद में आता है ड्यू टू ऑडिटर्स, ऑडिटर का पैसा बाकी है, ड्यू टू ऑडिटर्स। हाँ, ड्यू टू ऑडिटर्स के बाद में एक कस्टमर्स डिपॉजिट, ये याद रखना। कभी कभी नए कोई अपन को बड़े कंपनी के साथ काम करना है ना, गुड्स लेके बेचना है, तो हम उनके कस्टमर है, लेकिन वो बोलते हैं नया पर्सन है, तुमको कुछ डिपॉजिट रखना पड़ेगा, फिर ही तुम्हारे साथ काम चालू हो सकता है, फिर ही तुम्हारे साथ काम चालू हो सकता है। सो दिस इज नथिंग बट कस्टमर्स डिपॉजिट, कस्टमर्स डिपॉजिट। सो ऑल पेबल्स, और याद रखना वो जो मैंने बोला ना, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का करंट पेमेंट अगर आ गया, डिबेंचर है 5 साल का था और उसका लास्ट ईयर बाकी है, सो करंट इंस्टॉलमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये भी लिख दो, करंट इंस्टॉलमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। करंट इंस्टॉलमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये हो गया
अदर करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा वो अभी तो लिखते जाओ, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब तुमको समझ में आ जाएगा। नंबर 9, मेरे को 7 फॉर्मेट्स चाहिए थे, एक मैंने करवाया था और 6 और करने थे तुमको। 7 फॉर्मेट्स रेडी किए बिना चालू नहीं करना। इट्स माय वार्निंग टू ऑल ऑफ यू, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, प्लीज रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बोर होता है बहुत, लेकिन बनाना पड़ेगा। 15 मिनट लगता है कम से कम, 12 से 13 मिनट लगता है एक फॉर्मेट बनाने में। क्लास में तो मैं कम से कम एक लेक्चर तो खाली फॉर्मेट ही बनवाता हूँ, कुछ करवाता नहीं हूँ। पहले फॉर्मेट बनना है, क्योंकि घर पे दिया तो सब नहीं करते। अभी भी मैं बोल रहा हूँ सब नहीं करते, नालायक लोग नहीं करते। बिना उसके ही अंडरलाइन कर लेंगे, तभी लाइन खींच देंगे, गंदा बुक बनाएंगे। वैसे नहीं होता है काम। यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉपरली। क्लास में तो क्या है, मैं बराबर से क्लास में करवाता हूँ, एक एक जन का बुक चेक करता हूँ, तो सबका प्रॉपर नोट्स है। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, नोट पहले फॉर्मेट बनाओ, उसके पहले नहीं स्टार्ट। अभी अगले लेक्चर में मैं प्रॉब्लम चालू कर दूंगा, अभी भी आज भी टाइम है तुम्हारे पास। फॉर्मेट बनाओ, उसके बाद काम चालू करना। एक बनवाया है, 6 फॉर्मेट और बनाने। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आएगा करंट टैक्स। करंट टैक्स वो जो तुम प्रोविजन फॉर टैक्स करते हो ना, लेकिन अगर एडवांस टैक्स कुछ दे रखा है तो वो माइनस करेंगे। करंट टैक्स माइनस एडवांस टैक्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स बोलते हैं ना, उसको करंट टैक्स बोलते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स को तो करंट टैक्स देना होता है। AS 22 में करवाया था मैंने। द टैक्स विच इज पेड टू गवर्नमेंट इज करंट टैक्स एज पर इनकम टैक्स। अगर एडवांस टैक्स ज्यादा है ना, तो नेगेटिव अमाउंट इधर मत लिखना। नेगेटिव अमाउंट जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड में, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तुम्हारा लास्ट हेडिंग है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। चलो, ये लायबिलिटी साइड के फॉर्मेट्स कंप्लीट किए मैंने। अब मैं आ जाता हूं एसेट साइड के फॉर्मेट में। लिखो नंबर 10। नंबर 10 सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स। नंबर 10 लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स। कुछ लोग बोलते हैं सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मॉड्यूल में लिखा है। तुम फिक्स्ड एसेट्स लिखो और फिक्स्ड एसेट्स के नीचे लिखना तुम ये लो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। नंबर 2 इंटेंजिबल्स। इंटेंजिबल्स में भी लिखना है कॉस्ट माइनस अमोर्टाइजेशन। जो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं ना, दैट इज टेंजिबल्स में तो बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और इंटेंजिबल में बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। नंबर C कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट है। नंबर D इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट, ये भी क्वालिफाइंग एसेट ही है, जो एसेट पूरा बना नहीं है। इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। समझा क्या? ये लास्ट में C और D दोनों क्वालिफाइंग एसेट है। बोरोइंग कॉस्ट याद करो। सेमी फिनिश्ड एसेट बनने को टाइम लगेगा, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, ये सब आ जाएगा। इंटेंजिबल में पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, गुडविल, ये सब आ जाएगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। और इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट में आ जाएगा कोई इंटेंजिबल है, उसका ट्रायल फेज चल रहा है। जैसे अभी कोविड-19 का वैक्सीन सक्सेसफुल है, वो बन गया, पेटेंट तो बन गया, अभी वो ह्यूमन ट्रायल्स चल रहा है। वो जो ट्रायल फेज होता है,
उसको बोलते हैं अंडर डेवलपमेंट। फिर उसके बाद में वो ट्रायल सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर कमर्शियली प्रोडक्शन करके बेचेंगे। नंबर 11, नंबर 11, हाँ नंबर 11 में लिखेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। हाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स तुम्हारी कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकती है, दूसरे कंपनी के डिबेंचर्स में भी इन्वेस्ट कर सकती है, तुम्हारी कंपनी दूसरे कंपनी क्या, तुम्हारी कंपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकती है। हाँ लेकिन डिस्क्लोजर में उसका फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू लिखना चाहिए। फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिस्क्लोजर आता है हमेशा। फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिस्क्लोजर लिखना चाहिए। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ही है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में किया था ना। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स ये भी लॉन्ग टर्म ही है। एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स के नाम से आएगा तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स भी लॉन्ग टर्म ही होता है, ये भी कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं होता है। और जब इन्वेस्टमेंट्स के बारे में प्रॉब्लम साइलेंट है ना, कुछ बोला नहीं है ना, तो याद रखना वो लॉन्ग टर्म ही है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है। एज्यूम करना पड़ता है दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ये जो वैल्यू है ये आउटर कॉलम में आ जाएगा। नंबर 11, नंबर 12, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। हाँ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। 3 लाइन लो, 3 लाइन का बना लो फटाफट। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म डेटर्स, जो डेटर्स 12 मंथ्स के बाद कलेक्ट होगा ना, उसको लॉन्ग टर्म डेटर्स बोलेंगे। और डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, ये एक ही साल में राइट ऑफ नहीं होता। डिबेंचर्स ओवर द लाइफ राइट ऑफ होता है। अंडरराइटिंग कमीशन भी 3 से 5 साल में राइट ऑफ होता है। सो उसको बैलेंस शीट एसेट साइड में शो करना पड़ता है। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, जितना राइट ऑफ हो गया वो पीएनएल में चला जाएगा, जो राइट ऑफ नहीं हुआ बैलेंस शीट में पड़ेगा। Now number 13, other non-current assets. Now other non-current assets, 3 लाइन छोड़ दो। ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में मैंने गलती कर दिया। I made a mistake. Sorry. I am very sorry. मैंने एक्चुअली अदर नॉन करंट एसेट्स लिखा दिया, ये तो लोन्स एंड एडवांसेस है। आई एम सॉरी, प्लीज व्हाइटनर लगा लो। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में है ना, एडवांस फॉर एसेट है। अगर हम लोग कभी एसेट के लिए एडवांस देते हैं ना, एडवांस फॉर एसेट, वो लोन्स एंड एडवांसेस में आता है। एडवांस फॉर एसेट्स एंड अदर,
एंड अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कभी एडवांस फॉर फिक्स्ड एसेट्स आएगा ना, तो वो इधर लिखने का है। अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब है, मालूम है हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिया था, नोट नंबर 3 में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिया था, तो किसी ने तो दिया होगा। हमने अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिया तो किसी ने तो दिया होगा, तो हमने लिया तो हमारा लाइबिलिटीज, किसी ने दिया तो उसका एसेट, तो उसका एसेट वो इधर ही दिखाएगा नोट नंबर 12 में। हाँ, फिर उसके बाद है ना, अदर नॉन करंट एसेट्स में आएगा एक तो लॉन्ग टर्म डेटर्स, वो डेटर्स जो 12 मंथ्स के बाद कलेक्ट हो, लॉन्ग टर्म डेटर्स। और दूसरा आएगा डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स और अंडरराइटिंग कमीशन। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन। चलो अभी नंबर 13 तक हो गया, अब आगे जाते हैं नंबर 14। नंबर 14 में आ गया, अभी करंट एसेट्स पे आ गए, अपने नॉन करंट सारे खत्म हो गए। लिखो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स तुम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो शॉर्ट पीरियड के लिए शेयर्स में, तुम्हारी कंपनी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकती है, तुम्हारी कंपनी शॉर्ट पीरियड के लिए डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकती है, और तुम्हारी कंपनी शॉर्ट पीरियड के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकती है। शॉर्ट पीरियड का मतलब है दिस इन्वेस्टमेंट्स विल बी रियलाइज्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंदर अंदर बेच सकते हैं हम लोग, टू बी सोल्ड। To be sold within a year's time. चलो ये हो गया नंबर 15। हाँ, नंबर 15 में लिखोगे इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में तुम लोग लिखोगे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, गुड्स इन ट्रांजिट। ब्रांच अकाउंट में याद करो, गुड्स इन ट्रांजिट वाज आल्सो पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। फिर स्टोर्स, स्पेयर्स, कंज्यूमेबल्स, ये इनडायरेक्ट मटेरियल्स होते हैं।
टूल्स लूज टूल्स भी आ सकता है अगर वो मैं रेगुलरली यूज करूं। अगर मैं मेरे फिक्स्ड एसेट्स पे यूज करूं तो टूल्स लूज टूल्स पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इंडिया 10 में बताया था। लेकिन अगर मैं रेगुलरली यूज करूं कोई भी, मैंने एग्जांपल मेरे टूल किट का दिया था, मेरे कार के साथ अगर कोई टूल किट आया तो मेरे कार पे यूज होएगा वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो मेरे कार का पार्ट। लेकिन अगर मेरा गैराज है तो मैं टूल किट कोई भी कार को रिपेयर करने के लिए यूज करूंगा तो मेरे कंज्यूमेबल्स है, टूट जाएंगे फिर मैं नया लेके आऊंगा तो मेरे कंज्यूमेबल्स और वो मेरी इन्वेंट्री। हाँ 15 के बाद में लिखो नेक्स्ट नंबर 16। अगला नोट नंबर 16 ट्रेड रिसीवेबल्स। हाँ ट्रेड रिसीवेबल्स में एक तो आएगा बिल्स रिसीवेबल और दूसरा आएगा डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल्स, दूसरा आएगा डेटर्स, बट डेटर्स को ऐसे नहीं लिख देंगे। डेटर्स में एक प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, कितना डेटर्स 6 महीने से ज्यादा है, आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स, कितना डेटर्स आउटस्टैंडिंग अदर्स है, अदर्स का मतलब हो गया लेस देन 6 मंथ्स, और अगर कुछ आरडीडी है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, कोई डाउटफुल डेटर्स है तो आरडीडी भी क्रिएट करना पड़ता है। मोर देन 6 मंथ्स अदर्स, ये एक प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। ये आएगा बैलेंस शीट में, दिस फिगर विल अपीयर इन बैलेंस शीट। 16 तक पहुंच गए। 17 तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कैश बैलेंस बैंक बैलेंस आएगा और क्या है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश इन एंड कैश एट बैंक, तुम फॉर्मेट बना के रखो, उसके बाद देखो क्या कंफर्ट लेवल पे तुम्हारे प्रॉब्लम्स चलेंगे। बिना फॉर्मेट बना, और मैंने जैसे बताया वैसे ही बनाने का। कुछ लोग होशियारी ये भी करते हैं, मैंने बताया पहले पेज पे, फिर उसके बाद में वही पेज पे कंटिन्यू, सेम सामने वाले पेज पे कंटिन्यू नहीं करना है। नोट्स टू अकाउंट्स 1 2 3 4 5 6, फिर सामने वाले पेज पे 10th वाला आने वाला है तो वहीं लिख देते क्यों, ऐसा क्यों, क्यों का को नहीं। प्लीज मेरा जो प्रेजेंटेशन है फॉलो करो। अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया, मैं खाली तुमको फॉर्मेट दे रहा हूँ। फॉर्मेट में क्यों का को नहीं आता, एज इट इज फॉर्मेट कॉपी करो, जब मैं सॉल्व करूंगा तब देखो ना उसका फायदा। उसके पहले कुछ डिसीजन नहीं लेने तुमको। नंबर 18, अभी नंबर 18 में है अदर। नंबर 18 में मैंने क्या लिखा है, नंबर 18 में अदर लिखा है, एक मिनट में देख लेता हूं। अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, मैं तुमको बताता हूं अदर करंट एसेट्स में क्या करना है ना।
ये अदर करंट एसेट्स में तुमको याद है डिस्काउंट ऑन डिबेंचर सपोज 10,000 है और डिबेंचर्स की लाइफ है 5 इयर्स, डिबेंचर्स की लाइफ है 5 इयर्स, तो हर साल 2000 का डिस्काउंट राइट ऑफ होएगा। पहले साल का 2000 तो पीएनएल में चला गया, ये तो गया पीएनएल में, लेकिन अब जो 8000 बचा है ना उसका 2 डिवीजन करूंगा, इसमें 6000 में शो करूंगा अदर नॉन करंट एसेट्स ऊपर, और 2000 जो अगले साल राइट ऑफ होने वाला है ना वो अदर करंट एसेट्स में आएगा। फिर अगले साल और 2000 रुपया इधर आ जाएगा, क्योंकि अगले साल ये 10 नहीं है 8 हो जाएगा, और 2000 पीएनएल में आएगा, तो यहां बचेगा 6000, तो फिर 4 अदर नॉन करंट और 2 करंट, फिर उसके अगले साल ये हो जाएगा 6000, उसमें से 2000 आ जाएगा पीएनएल में, 2000 पीएनएल में आ गया तो यहाँ 2000 ही बचेगा, उसमें 2000 नॉन करंट 2000 करंट। अरे समझा क्या? नहीं समझा तो जब प्रॉब्लम करेंगे तब आ जाएगा। इन शॉर्ट जो अगले साल राइट ऑफ होने वाला है ना वो करंट में आएगा, और जो अगले साल नहीं होने वाला है ऊपर नॉन करंट। लिखो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, to be written off within 1 year. To be written off within 1 year. चलो ठीक है, अब आ गए लास्ट नोट पे, नंबर 19 पे आ गए। दिस इज लास्ट नोट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अभी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में एक तो आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि प्रीपेमेंट्स भी तो एडवांस पेमेंट्स ही होता है ना, तो तुम लिखोगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, और तुमको याद है मैंने करंट टैक्स माइनस एडवांस टैक्स बोला था और बताया था अगर करंट टैक्स 8000 है, एडवांस टैक्स 10,000 है, अगर नेगेटिव आ गया तो जो 2000 नेगेटिव है वो भी इधर ही आएगा। एंड अदर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये लो अदर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये हो गया। ये मेरे सारे 19 के 19 नोट्स खत्म हो गए, लेकिन इसके बाद में मैं और एक लिख रहा हूँ 20। ये नोट्स टू अकाउंट्स का ही पार्ट है, लेकिन वो कंटिंजेंट लायबिलिटीज अगर आई ना प्रॉब्लम में तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज लिखेंगे। तुमको याद है कंटिंजेंट लायबिलिटीज के लिए मैंने एक स्टैंडर्ड किया था AS29, और मैंने बताया था वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट प्रोबेबल नहीं होता है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, नॉट प्रोबेबल, मतलब अप टू 50% चांसेस ऑफ अकरेंस, मोर देन 50% चांसेस ऑफ अकरेंस है, प्रोबेबल हो गया तो प्रोविजन क्रिएट करना, बट अप टू 50% चांसेस ऑफ अकरेंस है तो उसके लिए नोट आएगी कंटिंजेंट लायबिलिटी की। मैं तुमको 4-5 एग्जांपल्स देता हूँ, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं। पहला लिखोगे इनकम टैक्स मैटर अंडर डिस्प्यूट, income tax matter, income tax matter under dispute for ₹1 lakh,
for rupees 1 lakh not acknowledged as debt. Income tax matter under dispute for rupees 1 lakh not acknowledged as debt. अभी तक उसको लाइबिलिटी नहीं माना है, क्यों? Since the decision is pending in court of law. डिसीजन पेंडिंग है कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट का क्या डिसीजन आएगा मेरे को नहीं मालूम, इस तरीके से मैं नोट लिखूंगा। क्लेम फॉर डैमेजेस, कोई वर्कर ने मेरे पे क्लेम कर दिया डैमेजेस का, लेबर कोर्ट में जाके मेरे पे केस कर दिया, तो केस करते मैं थोड़ी सेटल कर दूंगा, मेरे भी लॉयर है, वो फाइट करेंगे, डिसीजन का वेट करेंगे कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, अकॉर्डिंगली या तो देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, तो ये भी कंटीजेंट लायबिलिटी। क्लेम फॉर डैमेजेस, claim for damages of rupees 5 lakhs by worker. Not acknowledged as debt, अभी तक उसको लाइबिलिटी नहीं माना है मैंने, कोई एंट्री नहीं पास की लाइबिलिटी की। Not acknowledged as debt since the decision is pending in court of law. Since the decision is pending in court of law. हाँ, और एक कंटीजेंट लायबिलिटी का नोट दे दिया, और एक बोलो क्या, बिल डिस्काउंटेड येट नॉट मैच्योर्ड, तुमने बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक से, अभी मैच्योर्ड नहीं हुआ, अगर मैच्योरिटी पे अपना डेटर जाके बैंक को पेमेंट नहीं करता है ना, तो अपने को पेमेंट करना पड़ेगा, और अपना डेटर जाके बैंक को पेमेंट कर देगा, क्योंकि हमको तो बैंक से डिस्काउंट करते ही पैसा मिल गया था, हमने हमारे डेटर को बोला था ड्यू डेट को मेरे को मत देना, बैंक को पेमेंट कर देना, अगर डेटर बैंक को पेमेंट नहीं करता है तो हमको देना पड़ेगा, तो लायबिलिटी अराइज होगी। तो तब जब तक मैच्योर नहीं होता ना, पता नहीं मेरे को कि ये ऑनर होगा या डिसऑनर होगा, तो इट्स अ कंटीजेंट लायबिलिटी। बिल डिस्काउंटेड येट नॉट मैच्योर। नंबर डी, तुम लोग ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में देखा होगा कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड का अरियर्स होता है, वो भी कंटीजेंट लायबिलिटी होता है, क्योंकि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पे क्या है, डिविडेंड हर साल देना पड़ता है, नहीं दिया तो जमा हो जाता है, और जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है तब वो देना पड़ता है। लेकिन आफ्टर ऑल डिविडेंड है ना, शेयर होल्डर से बात की जा सकती है, उनको हम लोग बोल सकते हैं कि फ्यूचर में अच्छा रेट ऑफ डिविडेंड देंगे, अच्छा डिविडेंड देंगे, पुराना डिविडेंड माफ कर, तो वो माफ कर भी सकता है, तो ये पैसा देना पड़ भी सकता है, नहीं भी माफ भी हो सकता है, तो ये जब तक नहीं दो कंटिन्यू। देखो अरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव preference shares, arrears of cumulative preference shares, arrears of dividend on cumulative preference shares for last 3 years, including current year, amounting to rupees 27,000। एक और लिख लो, इन्वेस्टमेंट्स इन पार्टली पेड अप शेयर्स,
Investments in partly paid up shares. अब ये क्या चक्कर है? सपोज मैंने इन्वेस्टमेंट्स किया 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। अभी तक कंपनी ने 5 रुपए मांगा था तो मैंने 5 रुपए पे कर दिया, तो अमाउंट पेड तो इन्वेस्टमेंट्स है। अमाउंट पेड इज ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट्स। बट जो 5 रुपया कंपनी ने नहीं मांगा ना, हो सकता है कंपनी फ्यूचर में मेरे को बोनस शेयर्स दे दे तो मेरे को देना ही नहीं पड़े। हो सकता है मैं 5 रुपया नहीं दो और कंपनी मेरे शेयर्स ही फॉरफिट करे तो भी नहीं देना पड़े, फॉरफिट हो गया शेयर्स। सो जो अनपेड अमाउंट है वो कंटीजेंट है। अमाउंट पेड इज ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट्स बट अनपेड अमाउंट is treated as contingent liability. Treated as contingent liability. चलो, this covers my explanation. मेरा फॉर्मेट सारे नोट्स टू अकाउंट्स डिस्कस हो गए और कंटीजेंट लायबिलिटी भी मैंने डिस्कस कर दिया। मैंने नोट्स टू अकाउंट्स पूरा डिस्कस कर लिया, प्लस मैंने कंटीजेंट लायबिलिटी का भी डिस्कशन कर दिया, है ना। चलो मैं स्टॉप करता हूँ ये वाला लेक्चर इधर ही।